हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं राहुल मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हमेशा की तरह आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम सभी सीखेंगे कि इटली का एकीकरण क्या है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा और इस परीक्षा की घड़ी में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए सीखते हैं। स्टूडेंट, आज का अपना विषय है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण समझने से पहले हम ये सीखते हैं कि एकीकरण क्या होता है। एकीकरण का मतलब होता है एक करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि बिखरी हुई वस्तुओं को एक करना ही एकीकरण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिखरी हुई वस्तुओं को एक करना ही एकीकरण कहलाता है। यहाँ एकीकरण का संबंध इटली के बटे हुए क्षेत्रों को आपस में जोड़ने से है। यहाँ एकीकरण का संबंध इटली के बटे हुए क्षेत्रों को आपस में जोड़ने से है। स्टूडेंट, ये तो बात हुई एकीकरण की। अब हम सीखते हैं कि इटली क्या है। इटली यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश था, जिसका निर्माण 2 अप्रैल 1860 ईस्वी में हुआ। इसकी राजधानी रोम है, जो 1871 ईस्वी में घोषित हुआ। स्टूडेंट, एक बार पुनः आप समझें, इटली यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, जिसका निर्माण 2 अप्रैल 1860 ईस्वी में हुआ। इसकी राजधानी रोम है, जो 1871 ईस्वी में घोषित हुआ। स्टूडेंट, ये तो बात हुई इटली की। अब हम इटली के एकीकरण के अंतर्गत सीखेंगे कि इटली के लिए कुछ भूभाग आपस में बटे हुए थे। उन्हीं भूभागों को मिलाकर के एक कर दिया गया। इस एक करने की प्रक्रिया को ही हम इटली का एकीकरण कहते हैं। आइए स्टूडेंट, अब इटली के एकीकरण को हम विस्तृत रूपों में समझते हैं। स्टूडेंट, इटली के एकीकरण को समझने से पहले हम इसे दो भागों में रखेंगे। एक भाग में हम सीखेंगे 1815 से पहले का इटली और एक भाग में सीखेंगे 1815 के बाद का इटली। 1815 के पहले का जो इटली था वो लगभग 7 भागों में अलग अलग बटा हुआ था, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: पिडमांड, सार्डिनिया, परमा, मोडेना, पोप का राज, सिसिली आदि। स्टूडेंट, ये नाम थोड़े से आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है। आइए मैं पुनः दोहराता हूँ। 1815 से पहले का जो इटली था वो लगभग 7 राज्यों में, 7 भागों में, 7 क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: पिडमांड, सार्डिनिया, परमा, मोडेना, पोप का राज, सिसिली आदि। इन राज्यों को मिला करके एक किया गया और फिर उसे 3 भागों में बांट दिया गया। लेकिन मैं स्टूडेंट बताते चलूंगा आपको, इन 7 टूटे हुए राज्यों को, 7 भागों में बटे हुए राज्यों को नेपोलियन ने ही इन्हें मिलाकर के एक किया, अर्थात एकीकरण का रूप प्रदान किया। एकीकरण करने के पश्चात फिर इन्हें पुनः 3 भागों में बांट दिया, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। एक का नाम है उत्तरी इटली, एक का नाम है मध्य इटली और तीसरे का नाम है दक्षिणी इटली। उत्तरी इटली में 2 भाग थे। पहले भाग में थे पिडमांड व सार्डिनिया का राज और दूसरे भाग में था लोम्बार्डी व वेनिसिया का राज। पिडमांड व सार्डिनिया पर नेपोलियन का अधिकार था और लोम्बार्डी व वेनिसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। स्टूडेंट, ऑस्ट्रिया इटली का पड़ोसी देश था, जिसने जबरन इटली के भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया। अब हम सीखते हैं मध्य इटली के बारे में। मध्य इटली के अंतर्गत रोम का क्षेत्र आता है, जिस पर पोप ने अपना अधिकार कर लिया था। पोप का मतलब चर्च के समुदाय के लोग, ईसाई धर्म के लोग अपना अधिकार कर लिए थे। स्टूडेंट, ये बात हुई मध्य इटली की। अब हम सीखते हैं दक्षिणी इटली के बारे में। दक्षिणी इटली में नेपल्स व सिसिली 2 राज्य थे, जहां पर इस समय नेपोलियन का शासन बरकरार था। स्टूडेंट, ये बात हुई 1815 से पहले की इटली, जब 7 भागों में वो बटी हुई थी। उन 7 भागों को मिला करके 3 रूप प्रदान किया गया। अब इन 3 रूपों को भी नेपोलियन सोच रहा है कि मिला करके एक रूप प्रदान करे और वह पूर्ण इटली कहलाए। लेकिन इस एकीकरण
में काफी बाधाएं भी उत्पन्न हो रही थी, जो इस प्रकार से है। यहाँ विभिन्न वर्ग के लोग रह रहे थे, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे, विभिन्न प्रजाति के लोग रह रहे थे, इसलिए ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। इन सबको जोड़ने का काम बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी नेपोलियन 1815 तक अपना प्रयास जारी रखा कि हम अब इटली के इन 3 भागों को जोड़ करके एक इटली कर दें, लेकिन बेचारा वो असफल रहा, क्योंकि वाटरलू के युद्ध के साथ 1815 में नेपोलियन का पावर खत्म हो गया, क्योंकि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया। अब 1815 के बाद की इटली आती है, जब नेपोलियन का शासन खत्म था और दूसरे किसी का शासन शुरू था। आइए सीखते हैं। 1815 के बाद की इटली भी 3 भागों में वैसे बटी हुई थी, जिसका नाम था उत्तरी इटली, दूसरा मध्य इटली और तीसरा दक्षिणी इटली। उत्तरी इटली में पिडमॉन्ट व सार्डिनिया का क्षेत्र था और एक तरफ लोम्बार्डी व वेनेशिया का क्षेत्र था। यहाँ पिडमॉन्ट व सार्डिनिया पर विक्टर एम्यूनल द्वितीय का राज हो गया था, लेकिन पहले इसी पिडमॉन्ट व सार्डिनिया पर नेपोलियन का राज था, लेकिन 1815 के बाद वह पराजित हो गया, वह हार गया और दूसरा राजा बना, जिसका नाम था विक्टर एम्यूनल द्वितीय। अब वह पिडमॉन्ट व सार्डिनिया पर अपना राज किया। वह सेवाय वंश से संबंधित था। वह चाहता था, अर्थात विक्टर इम्यूनल द्वितीय राजा चाहता था कि इटली का एकीकरण कर दिया जाए, क्योंकि यह भी एक राष्ट्रवादी थे, इनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई थी। ये चाहते थे कि इटली का एकीकरण किया जाए, और ये इटली का एकीकरण का जो प्रक्रिया था यहीं से ही शुरू किए। आइए अब हम सीखते हैं लोम्बार्डी और वेनेशिया राज्य के बारे में। लोम्बार्डी और वेनेशिया राज्य जो पहले से ही ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, आज भी ऑस्ट्रिया के कब्जे में है। क्योंकि ऑस्ट्रिया ने इस भूभाग पर इसलिए कब्जा किया क्योंकि यह भूभाग काफी उपजाऊ था, कृषि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए इसी भूभाग पर ऑस्ट्रिया ने अपना कब्जा कायम रखा। स्टूडेंट, ये बात हुई उत्तरी इटली की संपूर्ण कहानी के बारे में। अब हम सीखते हैं मध्य इटली के बारे में। मध्य इटली पर पोप का राज था। पोप इटली के मध्य रोम पर अपना शासन करता था, अपना अधिकार जताए हुए था। पोप चाहता था कि पूरे इटली के लोग कैथोलिक धर्म को अपना ले। कैथोलिक धर्म का मतलब कि ईसाई धर्म के लोग सब बन जाएं, लेकिन ऐसा कहाँ मुमकिन है? इनको कौन समझाए कि ऐसा कोई भी विश्व नहीं है जहां पर केवल एक ही धर्म की मान्यता हो, एक ही धर्म को मानने वाले लोग हों। ये ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि पूरे इटली पर जब एक ही धर्म होगा तो राज्य करना, शासन करना काफी आसान होगा, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। पोप का राज खत्म करना किसी की बस की बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि पोप बहुत शक्तिशाली इस समय था, क्योंकि पोप के समर्थन में विश्व के कई देश भी खड़े हो जाते थे, जिनमें से फ्रांस एक देश है। क्योंकि वो विश्व के जो बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश थे, वो भी कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग थे, और ये भी कैथोलिक धर्म अर्थात ईसाई धर्म का मुख्य था। इसलिए इसकी सपोर्ट में सब खड़े हो जाते थे। कोई अगर इनको परेशान करता था तो वो लोग अपना सपोर्ट प्रदान करते थे, अपनी शक्ति, अपनी सेना देते थे, जिससे लोग डरते थे। यहाँ पोप से दुश्मनी लेने का मतलब कि पूरे कैथोलिक धर्म से, पूरे कैथोलिक धर्म के देशों से दुश्मनी लेना मोल था, इसलिए लोग डरते थे और पीछे रहते थे। फ्रांस इसमें अपना पूर्ण समर्थन देता था और वो कहता था पोप से कि आप जहां है खुशहाल होकर के रहिए, मस्त जीवन अपना व्यतीत करिए। कोई अगर कुछ कहता है तो हमें बताइए, आपकी इच्छा, आप जैसा अपना जीवन व्यतीत करिए, हम आपके साथ हैं। ये फ्रांस खुले तौर पे पोप का सपोर्ट करता था। ये बात हुई मध्य इटली की। अब हम सीखते हैं दक्षिणी इटली के बारे में। दक्षिणी इटली में 2 राज्य ऐसे थे जिनका नाम था नेपल्स और सिसिली। यहाँ पर राजतंत्र था, पहले भी राजतंत्र था 1815 से पहले, लेकिन उस पर नेपोलियन का कब्जा था। लेकिन अब 1815 के बाद जो नेपल्स और सिसिली का राजतंत्र है, वहां दूसरे राजा का शासन था, अर्थात बोर्बो वंश के राजा का शासन था, जिनका नाम है फ्रांसीसी द्वितीय। इन फ्रांसीसी द्वितीय के व्यवहारों से, उसके कार्यों से वहां की जनता बहुत दुखी थी, इनके अत्याचार से बहुत ग्रसित थी, और जनता निवेदन करती है राष्ट्रवादी अर्थात विद्वान गैरिबाल्डी से कि आप हमें बचाएं इस राजा के अत्याचारों से, इसके अन्यायों से, हम बहुत दुखी हैं। अर्थात हम भी चाहते हैं कि दक्षिणी इटली और उत्तरी इटली को आप मिला दीजिए।
इस प्रकार गैरिबाल्डी एक सेना था और वह सेना का एक संगठन भी बना करके चलता था। जैसे ही वह जनता की बातों को सुना, उसको स्वीकार किया और अपनी सेना दक्षिणी इटली पर भेज दिया। दक्षिणी इटली पे सेना के विशाल रूप को देखते हुए फ्रांसीसी द्वितीय वापस अपने देश को चला गया और गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली और उत्तरी इटली को मिला करके एक कर दिया। अब बचे थे मध्य इटली और ये ऑस्ट्रिया वाला भाग जो इटली पर अपना कब्जा किए हुए थे। यहाँ की जनता भी चाहती थी कि इन विदेशियों को इटली की धरती से इनके देश भेजा जाए, क्योंकि वहां उस जनता के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना, देश प्रेम की भावना उमड़ पड़ी थी, लेकिन ये कार्य करना काफी मुश्किल था। आइए अब देखते हैं कि इटली के एकीकरण में अब कौन अपनी भूमिका निभाते हुए इटली को पूर्ण एक रूप प्रदान करता है। इसके लिए भी कुछ राष्ट्रवादी थे, कुछ विद्वान थे, जिनका नाम इस प्रकार है। एक का नाम था मेजीनी, एक का नाम था कावूर और एक का नाम था गैरिबाल्डी। मेजीनी सबसे पहले इटली की धरती पर आया और उसने देखा कि इटली के लोगों के प्रति काफी अत्याचार हो रहा है। लोग अगर इस अत्याचार से उभरना चाहते हैं, अपने अधिकारों को, अपनी बातों को कहना चाहते हैं, तो वहां की शासन सत्ता इनके अधिकारों को दबा देती है, कुचल देती है, जिससे वो बहुत भावुक हुए, बहुत आक्रोशित भी हुए। लेकिन समय आने के पश्चात जैसे जैसे वो युवा होते हुए गए, वो इटली के लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करते रहे। इस बार वो लोगों को मिलाकर के कई बार आंदोलन में भी आए और आंदोलन में आने के कारण वो लोगों की नजर में आ गए और लोगों की नजर में आने के साथ साथ वहां की सरकार के भी नजर में आ गए। सरकार इनको गिरफ्तार करवा लेती है और कुछ दिन तक कारावास में रखती है। ये कारावास के दौरान ही जेल तोड़कर भागने में सफल हो जाते हैं और ये जब वहां से भागते हैं तो कुछ दिन तक विदेश में रहते हैं और विदेश में रह करके ही ये ऐसे गुप्त संगठन का निर्माण करते हैं जिसमें केवल युवा वर्ग ही इस गुप्त संगठन के सदस्य बन रहे थे, जिनको आगे चलकर के नाम दिया गया इटली का यंग संगठन। और ये यंग संगठन इटली में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में सफल हुआ और आगे चल करके इटली को एकीकरण करने की भावना में भी सफल हुआ। ये योगदान था मेजीनी का, लेकिन अभी भी इटली का पूर्ण एकीकरण नहीं हो पाया है, अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है। उसको पूरा करते हैं कावूर। कावूर एक बुद्धिमान विद्वान थे। कावूर जब इटली की धरती पे आते हैं तब वहां की स्थिति को देख करके ये सबसे पहले परिचित होते हैं और ये निर्णय करते हैं कि जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो फिर वहां पे दिमाग से ही काम लेना चाहिए। कावूर इतने बुद्धिमान थे कि वो राजतंत्र से अर्थात राजा के शासन से दुखी नहीं थे, नाराज नहीं थे। वो कहते थे कि राजतंत्र कायम हो सकता है लेकिन वह लोगों के लिए जन कल्याणकारी सिद्ध हो, तब राजा अच्छा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि वहीं पे मेजीनी राजा से नफरत करते थे, राजतंत्र से नफरत करते थे। वो चाहते थे कि राजतंत्र स्वयं ना बने, जनता की इच्छा से बने और जनता के हिसाब से कार्य करे। लेकिन यहीं पर कावूर राजतंत्र के विरोधी नहीं थे। कावूर ने अपनी बुद्धिमानी के बल पर ही इटली का एकीकरण किया। वो इस दौरान कई युद्ध लड़ते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, काफी संघर्ष करते हैं, काफी परेशान होते हैं, फिर जाकर के राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जागृत करने के पश्चात इटली का एकीकरण करते हैं। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। उस कमी को पूरा करते हैं गैरिबाल्डी, जिनको हम लाल तलवार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गैरिबाल्डी एक सेना नायक थे और ये सेना में काम करते थे। इनका मानना था कि तलवार के दम पे ही जीत हासिल किया जाएगा, अर्थात बुराइयों को तलवार के दम पे ही कुचला जाएगा। ये कावूर के विचारधारा के हिसाब से और कावूर के संकेत के हिसाब से आगे तलवार के दम पे कार्य करते गए और दुश्मनों को इटली से उनके देश वापस करते गए, भगाते गए, काफी युद्ध लड़ते गए और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि एक दिन इटली को पूर्ण एकीकरण का रूप प्रदान हुआ। लेकिन इसमें काफी संघर्ष हुआ, काफी समय लगा। स्टूडेंट, ये था इटलीकरण का स्वरूप।
अब हम सीखेंगे कि इटली का जो एकीकरण था उसमें कौन कौन से तत्व बाधक बन करके सामने आ रहे थे। अर्थात वो चाहते थे कि इटली का एकीकरण ना हो, जिनमें से एक लोग हैं जिनका नाम है छोटे छोटे राजा। इटली में पहले छोटे छोटे राजा फैले हुए थे और वो अपने अपने क्षेत्र पर विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वो भी नहीं चाहते थे कि पूरा इटली एक बन जाए, क्योंकि उनको डर था कि अगर पूरा इटली एक इटली कहलाएगा तो हम सभी खत्म हो जाएंगे, इसका कोई ना कोई एक राजा बनेगा। इसलिए वो भी इटली के एकीकरण में अपना कहीं ना कहीं योगदान नहीं देते थे और बाधा पहुंचाते थे। दूसरे हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इटली का वो पड़ोसी देश था जिसने इटली के भूभाग पर जबरन कब्जा कर लिया था। वो भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। वो जानता था कि यदि इटली का एकीकरण हुआ तो फिर हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा है पोप। पोप इटली के बिल्कुल मध्य बीचों बीच रोम पर अपना कब्जा किए हुए था। वो भी चाहता था कि इटली का एकीकरण ना हो, क्योंकि उसको भी डर था कि इटली का एकीकरण होगा तो विभिन्न धर्म संप्रदाय सब लोग मिलकर के एक हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे तो फिर हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, हमारा यहाँ पे शासन सत्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। और चौथे थे कुलीनबर्ग। कुलीनबर्ग में सामंत वर्ग के लोग थे, अर्थात जमींदार वर्ग के लोग थे जिनके पास भूमि का बड़ा टुकड़ा होता था। ये उस भूमि पर किसानों के माध्यम से मजदूरों से खेती करवाते थे और उत्पादन का अधिकतम हिस्सा स्वयं ले लेते थे। थोड़ा बहुत हिस्सा किसान और मजदूर के बीच बांटते थे, जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। काफी संकटमय जीवन वो लोग जीते थे। और इन कुलीन वर्ग को भी यही डर था कि अगर इटली का एकीकरण एक हो गया तो फिर मेरा सत्ता चलने वाला नहीं है, अर्थात कहीं ना कहीं यहां से मेरा भी अंत हो जाएगा। ये कुछ तत्व थे जो इटली के एकीकरण में बाधक उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन फिर भी काफी संघर्ष करने के पश्चात, काफी प्रयत्न करने के पश्चात, काफी युद्ध करने के पश्चात 1871 ईस्वी में इन विद्वानों ने इटली को एक करके दिखाया और अब एक इटली हो गया जिसकी राजधानी रोम बन गई, जो 1871 ईस्वी में घोषित हुई। स्टूडेंट, यदि आपको मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान समझ में आए हुए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक भी भेजिएगा जिनको शायद इस वीडियो की आवश्यकता होगी। हम ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।